What's up people? I hope you're having a good time. चल अपन ने पार्ट वन में 8 पार्ट्स देखे थे अपन ने। सबसे पहले अपन ने देखा था सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय चैरिटेबल ट्रस्ट, उसके बाद अपन ने देखा था एग्रीकल्चरल सर्विसेज, फिर अपन ने देखा था सर्विस इन रिलेशन टू एजुकेशन, फिर फोर्थ अपन ने देखा था हेल्थ केयर रिलेटेड सर्विसेज, फिफ्थ अपन ने देखा था सर्विस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, सिक्स अपन ने कंस्ट्रक्शन सर्विस देखा था, सेवन्थ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स देखा था, एंड एथ वॉज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। ठीक है, ये 8 पार्ट अपन ने मेगा एग्जामिशन के पार्ट वन में कवर किए थे। चल कंटिन्यू करते हैं अभी पॉइंट नंबर 9 से। 9th वन इज सर्विसेज इन रिलेशन टू बैंकिंग एंड फाइनेंस। देख बैंकिंग एंड फाइनेंस में क्या बोलता है, सबसे पहले एनी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय आरबीआई। आरबीआई जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है ना वो सर्विस एग्जम्प्ट है। हाउएवर एनी सर्विसेज प्रोवाइडेड टू आरबीआई विल बी टैक्सेबल अनलेस एंड अदरवाइज स्पेसिफिकली मेंशन। ठीक है, आगे एक एंट्री है जहां पर मेंशन किया हुआ है कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट सर्विसेज, फॉरेक्स मैनेजमेंट सर्विसेज अगर आरबीआई को दे रहे हैं प्रोवाइडेड टू आरबीआई, तो उस केस में सच फॉरेक्स मैनेजमेंट सर्विसेज आर एग्जम्प्ट। उसके अलावा जितनी भी सर्विस है अगर कोई आरबीआई को प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज सर्विसेज प्रोवाइडेड टू आरबीआई, देन सच सर्विसेज शैल बी एग्जम्प्ट। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री 27 लोन्स डिपॉजिट्स फॉरेन करेंसीज। अगर मैं किसी को लोन एडवांसेस या डिपॉजिट दे रहा हूँ एंड बदले में अगर मुझे कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट या डिस्काउंट मिलता है तो सच इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट इज एग्जम्प्ट। ठीक है, अमेंडमेंट आया है इंटरेस्ट ऑन डीलेड पेमेंट ऑफ ईएमआई। देख इसके दो पार्ट है। पहला तो ये कि वो इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट में कवर्ड है। अगर इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट में कवर्ड है तो वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड हो जाएगा। वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड हो रहा है तो उस पर जीएसटी भी लग जाएगा। दूसरा, वो इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट में कवर्ड नहीं है। अगर वो इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट में कवर्ड नहीं है तो वो वैल्यू में भी ऐड नहीं होगा। वैल्यू में ऐड नहीं हो रहा है तो जीएसटी भी नहीं लगेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इधर देख, ये इंपॉर्टेंट है अमेंडमेंट, इसको मार्क करके रखना है। इंटरेस्ट ऑन डीलेड पेमेंट ऑफ ईएमआई, इसको मार्क करके रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। देख इधर नीचे एक एग्जांपल दिया हुआ है, वो एग्जांपल से अपन को क्लैरिटी मिल जाएगा क्या बोला है। इसमें क्या बोला है कि एक्स ना वाई को 40,000 में एक फ़ोन बेचता है। ठीक है, एंड एक्स वाई को एक ऑप्शन देता है कि तू ईएमआई बेसिस पे वो फ़ोन खरीद ले जिसका फाइनल प्राइस विल बी 44,000। ठीक है, अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट। तो इस केस में एक्स ने क्या बोला कि अगर तू डीलेड पेमेंट करेगा ना तो तुझे इंटरेस्ट लग जाएगा। तो दैट इंटरेस्ट इज अ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, देयरफॉर इट इज, ये डीलेड पेमेंट इंटरेस्ट हो गया तो वैल्यू ऑफ सप्लाई एज पर सेक्शन 15(2) वो तुम्हारी वैल्यू में ऐड हो जाएगा। ठीक है, अगर वो वैल्यू में ऐड हो रहा है तो उस पर जीएसटी भी लग जाएगा। अभी इसके अंदर दो ही पार्टी है, एक्स एंड वाई, खत्म हो जाता है बात। तो सच इंटरेस्ट विल नॉट बी ट्रीटेड एज इंटरेस्ट इनकम ऑन लोन्स, एडवांसेस और डिपॉजिट्स। सेकंड केस में क्या बोला हुआ है, सेकंड केस में सेम सिनेरियो है। एक्स इज सेलिंग अ फोन फॉर ₹40,000 टू वाई। एक्स क्या बोलता है वाई को कि या तो तू 40,000 मुझे पे कर, ठीक है, या फिर तू XYZ या ABC लिमिटेड से लोन ले और लोन से मुझे पेमेंट दे दे। तो इस केस में तीन पार्टी आ जाती है, एक्स एंड वाई एंड ABC। तो वाई क्या कर रहा है, ABC से लोन ले रहा है और उस लोन पे इंटरेस्ट पे कर रहा है। दैट इंटरेस्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एक्स एंड वाई, देयरफॉर सच इंटरेस्ट इनकम विल बी एग्जम्प्ट। समझ में आ गया दोनों के बीच का डिफरेंस। पहले वाले केस में कैसा था कि एक्स खुद इंटरेस्ट चार्ज कर रहा था फॉर डीलेड पेमेंट। सेकंड वाले केस में कैसा है, जो डीलेड पेमेंट के लिए चार्ज कर रहा है वो तो इंक्लूड हो गई, उसके अलावा जो वाई इंटरेस्ट पे कर रहा है ना ABC लिमिटेड को, दैट इज एग्जम्प्ट इनकम फॉर ABC लिमिटेड। समझ में आ गया। ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके रख लेना, ये चांसेस है कि एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट, ये जो नोट्स दिए हुए हैं ये सारे नोट्स इंपॉर्टेंट है, एक एक करके इसको देख लेना। इसमें क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो टैक्सेबल होगी और क्या क्या ऐसी इंटरेस्ट और डिस्काउंट इनकम है जो एग्जम्प्ट होगी। ऑलमोस्ट सारे इंटरेस्ट इनकम एग्जम्प्ट है एक्सेप्ट लेट पेमेंट ऑफ क्रेडिट कार्ड्स। अगर कोई क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कर रहा हूँ मैं, ठीक है, वो पेमेंट मैंने लेट किया तो उस पर चार्जेस लग जाते हैं, लेट पेमेंट चार्जेस हो गया, तो सच लेट पेमेंट चार्जेस इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट आर नॉट एग्जम्प्ट, दैट इज दे आर टैक्सेबल। समझ में आ गया। इधर देख, सबसे पहले सर्विस चार्ज हो गया, सर्विस फीस हो गया, डॉक्यूमेंटेशन, ब्रोकिंग चार्जेस, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड ओवर एंड अबाउ इंटरेस्ट। अगर वो इंटरेस्ट इनकम या डिस्काउंट इनकम रिप्रेजेंट नहीं करता तो दैट इज टैक्सेबल। ठीक है, नेक्स्ट इनवॉइस डिस्काउंटिंग, चेक डिस्काउंटिंग, एनी अदर सिमिलर फॉर्म ऑफ डिस्काउंटिंग। डिस्काउंटिंग आ गया मतलब दैट इज एग्जम्प्ट, इट इज ट्रीटेड एज डिस्काउंट। नेक्स्ट, इंटरेस्ट, delayed payment charges, client delayed payment, brokerage, settlement obligation, margin trading facility. If it is delayed payment charges not in relation to credit card, then such interest is exempt. If it is in relation to credit card, then it is not exempt. ठीक है, क्रेडिट कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, वॉट एवर इट इज। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन FD सेविंग्स अकाउंट, लोन्स, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, मॉर्गेज और लोन सब एग्जम्प्ट है। कॉर्पोरेट डिबेंचर्स वगैरह पे अगर कोई इंटरेस्ट आ रहा है तो वो भी एग्जम्प्ट है।
कमर्शियल पेपर्स या फिर मैं सर्टिफिकेट डिपॉजिट्स पर अगर ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ तो सच ट्रांजेक्शन इज एग्जेम्प्ट। अगर उस ट्रांजेक्शन से मुझे कोई इनकम जनरेट हो रही है तो सच इनकम इज ऑल्सो एग्जेम्प्ट। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन फाइनेंस लीज पे अगर कोई इंटरेस्ट लग रहा है तो दैट इंटरेस्ट इज टैक्सेबल। ये याद रखना, पॉइंट नंबर आई को इंपॉर्टेंट मार्क करके रख ले। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, कंसिडरेशन इंटरेस्ट सेल और परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी amongst the banks who are authorized dealers or between banks and such other dealers। देख मतलब क्या है कि अगर एक बैंक और दूसरे बैंक के बीच में फॉरेन करेंसी में कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, बिकॉज दैट इज मेयरली ट्रांजैक्शन इन मनी। एक बैंक और एक ऑथोराइज डीलर के बीच में अगर कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है तो उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। एक ऑथोराइज डीलर और दूसरे ऑथोराइज डीलर के बीच में अगर ट्रांजैक्शन हो रहा है तो उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। हाउएवर बैंक और आरबीआई के बीच में अगर ट्रांजैक्शन हो रहा है, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बैंक to RBI, तो any service provided to RBI unless and otherwise it is forex management service, such service shall be taxable। ठीक है। अगर कोई बैंक किसी जनरल पब्लिक को सेम सर्विस दे रहा है तो वो सर्विस भी टैक्सेबल हो जाएगा। समझ में आ गया। ये सर्विस क्या है, अगर तुमको कहीं फॉरेन ट्रिप पे जाना है तो इंडियन करेंसी लेके जा नहीं सकते, तो बैंक के पास जाते हो या ऑथराइज डीलर के पास जाते हो, उसको इंडियन करेंसी देते हो, वो कन्वर्ट करके तुमको फॉरेन करेंसी देता है, बदले में कुछ चार्जेस लेता है, तो वो चार्जेस पे जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा वो इसमें बताया हुआ है। ठीक है। 27A छोड़ 34 सेटलमेंट ऑफ एन अमाउंट अप टू ₹2,000 इन अ सिंगल ट्रांजेक्शन। तो ये याद रख लेना, अगर मैं क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड का कोई पेमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, और अप टू ₹2,000 कोई सिंगल ट्रांजेक्शन है जिसका सेटलमेंट हो रहा है तो वो सेटलमेंट भी एग्जेम्प्ट है इन द हैंड्स ऑफ बैंक्स। IFSC इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर्स में अगर अदर देन INR कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है तो दैट इज एग्जेम्प्ट बाय इंटरमीडियरी ऑफ IFSC टू एनी कस्टमर लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। ठीक है। अगर IFSC का कोई इंटरमीडियरी है, वो किसी कस्टमर जो आउटसाइड इंडिया है उसको कोई सर्विस दे रहा है फॉर विच उसको कंसिडरेशन मिल रहा है एंड दैट कंसिडरेशन इज नॉट इन इंडियन रुपीज, देन सच कंसिडरेशन इज एग्जेम्प्ट। इफ इट इज इन इंडियन रुपीज देन इट विल नॉट बी एग्जेम्प्ट, इट विल बी टैक्सेबल। ठीक है। इंटरमीडियरी कौन होता है वो यहाँ पर दिया हुआ है, अगर तुमको देखना हो तो वीडियो को पॉज करके देख लेना। नेक्स्ट सर्विसेज इन रिलेशन टू लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस। लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस की सर्विसेज मोस्टली सारी की सारी एग्जेम्प्ट होती है। एक ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, लाइफ माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट। लाइफ माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट अगर तुमको दिखता है एंड इफ द वैल्यू इज लेस देन ₹2 lakhs, ठीक है, तो उस केस में इट विल बी एग्जेम्प्ट। इफ इट इज मोर देन ₹2 lakhs देन सच लाइफ माइक्रो इंश्योरेंस स्कीम विल बी टैक्सेबल। ठीक है। अमेंडमेंट आया हुआ है इसके अंदर, न्यू एंट्री नंबर 29B। एंट्री नंबर 29B क्या बोलता है, ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम है। ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज टू द मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज। मोस्टली ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम तुम्हारी एग्जेम्प्ट है। देखिए इधर क्या है, बाय वे ऑफ एन्युटी अंडर नेशनल पेंशन स्कीम एग्जेम्प्ट, बाय आर्मी नेवल एंड एयरफोर्स ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम एग्जेम्प्ट हो गया, बाय नेवल ग्रुप इंश्योरेंस फंड एग्जेम्प्ट हो गया। लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस अंडर वेरियस स्कीम्स है, वो स्कीम्स में भी सब एग्जेम्प्ट हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट सर्विसेज रिलेटेड टू स्पेसिफाइड बॉडीज। देख सबसे पहला है ESIC, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ESIC टू द पर्सन हु हैज गवर्न अंडर ESIC, देन सच सर्विसेज आर एग्जेम्प्ट। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड टू पर्सन गवर्न अंडर एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड विल बी एग्जेम्प्ट। प्रोवाइडेड बाय कोल माइन प्रोविडेंट फंड टू पर्सन गवर्न अंडर कोल माइन प्रोविडेंट फंड एग्जेम्प्ट। प्रोवाइडेड बाय NPS trust to its members wherein the consideration is in the form of administration fees, then such consideration is exempt. Services provided by IRDA। IRDA कौन है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो IRDA अगर कोई इंश्योरेंस को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है अंडर द एक्ट देन सच सर्विसेज आर एक्सेप्ट। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सेबी। सेबी अगर कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है इन रिलेशन टू प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वेस्टर्स देन सच सर्विसेज आर ऑल्सो एग्जेप्ट। ठीक है। नेक्स्ट सर्विसेज रिलेटेड टू जनरल इंश्योरेंस बिजनेस, लिस्ट दी हुई है कौन कौन से जनरल इंश्योरेंस बिजनेस है जो एग्जेम्प्ट है। इसके अंदर एक अमेंडमेंट अगर तुमको लिखना है तो ये लिख लेना, इसके अंदर एक अमेंडमेंट आया हुआ है पॉइंट नंबर R, बांग्ला शास्त्रीय बीमा। ये याद रखना, अगर क्वेश्चन में बांग्ला शास्त्रीय बीमा दिखता है तो दैट जनरल इंश्योरेंस इज एग्जेम्प्ट। ठीक है। री इंश्योरेंस देख लेना, पेंशन स्कीम जाने लो। सर्विसेज इन रिलेशन टू सर्विसेज रिलेटेड टू बिजनेस फैसिलिटेटर कॉरेस्पॉन्डेंट। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बिजनेस फैसिलिटेटर कॉरेस्पॉन्डेंट और इंटरमीडियरी इन रिलेशन टू रूरल ब्रांचेस। अगर रूरल एरिया तुमको क्वेश्चन में दिखता है तो एग्जेम्प्ट है, अदरवाइज बिजनेस फैसिलिटेटर कॉरेस्पॉन्डेंट की सर्विसेज एग्जेम्प्ट नहीं है, वो RCM में टैक्सेबल
हो जाएगी, ठीक है। इफ़ इट इज़ नॉट इन रूरल एरिया देन सच सर्विसेज आर टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज। ये देख पॉइंट नंबर बी एक बार ध्यान से देख लेना, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बिजनेस फैसिलिटेटर बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट टू बैंकिंग कंपनी एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन इंटरमीडियरी ऑफ बिजनेस फैसिलिटेटर कॉरेस्पॉन्डेंट टू बिजनेस फैसिलिटेटर कॉरेस्पॉन्डेंट डू नॉट फॉल विद इन द स्कोप ऑफ दिस एंट्री एंड दस इट विल बी टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज। समझ में आ गया? ये जो पैराग्राफ दिया ना, ये पैराग्राफ का नीचे चार्ट दिया हुआ है, देख कैसा है ना कि बैंक होता है, बैंक बिजनेस फैसिलिटेटर अपॉइंट करता है और बिजनेस फैसिलिटेटर या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक के बिहाफ पे कस्टमर से डील करता है। तो उस केस में बिजनेस फैसिलिटेटर जो इंटरमीडियरी हो गया ना, ही इज़ नॉट लायबल टू कलेक्ट एनी सर्विस चार्जेस फ्रॉम द कस्टमर, वो बैंक डायरेक्टली कलेक्ट करेगा। हाउएवर बैंक विल पे सम अमाउंट एज अ कमीशन और फी टू बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट या फैसिलिटेटर, ठीक है। तो जो भी सर्विस चार्जेस कलेक्ट हो रहा है ना, जो बैंक कलेक्ट कर रहा है, वो सर्विस चार्जेस एग्जेम्प्ट हो जाता है, इट इज नॉट कवर्ड अंडर दिस एंट्री। समझ में आ गया? कस्टमर पेइंग सर्विस चार्जेस टू बैंक नॉट एग्जाम, दैट इज टैक्सेबल। बैंक पेइंग कमीशन फी टू द बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट बिजनेस फैसिलिटेटर, अगर ये रूरल एरिया में है तो सच सर्विसेज आर एग्जेम्प्ट, अगर ये अदर देन रूरल एरिया है तो इस केस में रिवर्स चार्ज लग जाएगा। रेसिपिएंट कौन है? बैंकिंग कंपनी, तो बैंकिंग कंपनी विल पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज, ठीक है। एंट्री नंबर 12 तुम्हारा आरसीएम का। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड, बुक्स ऑफ एंट्री, बुक्स में अगर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगा बैंक के इधर इमीडिएटली और विद इन 24 आवर्स, दैट इज विद इन नेक्स्ट डे, एंड बैंक इज रिस्पॉन्सिबल। बिजनेस फैसिलिटेटर कॉरेस्पॉन्डेंट और कस्टमर के बीच में कुछ भी होता है ना, तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी 100% बैंक का होगा। समझ में आ गया? ठीक है, चल नेक्स्ट, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट, मोस्टली सारे सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट आर एग्जेम्प्ट। एक बार देख लेना फटाफट। सबसे पहला है प्योर सर्विसेज, प्योर सर्विसेज इन रिलेशन टू 243G 243W। 234W की बात नहीं की है, 234W इज टैक्सेबल, ठीक है। इट डज नॉट इंक्लूड सप्लाई ऑफ गुड्स। प्योर सर्विसेज है, सर्विसेज ध्यान रखना है, इसके अंदर गुड्स नहीं है। एंट्री नंबर 3A इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करके रखना। एंट्री नंबर 3A बोलता है कंपोजिट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट को कोई कंपोजिट सप्लाई ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड हो रही है जिसके साथ साथ गुड्स भी प्रोवाइड हो रहे हैं, तो टोटल वैल्यू जो भी है ना कंपोजिट सप्लाई का, उसका मैक्सिमम 25% शुड बी वैल्यू ऑफ गुड्स, दैट इज मोर देन इक्वल टू 75% शुड बी सर्विसेज, तो ही इट विल बी एग्जेम्प्ट, अदरवाइज इट विल नॉट बी एग्जेम्प्ट। नेक्स्ट, बाय फेयर प्राइस शॉप्स टू गवर्नमेंट है अंडर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तो वो भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। इंश्योरेंस स्कीम है एग्जेम्प्ट, जीएसटीएन नेटवर्क एग्जेम्प्ट, ट्रेनिंग प्रोग्राम है एग्जेम्प्ट, सर्विसेज रिलेटेड टू लीजिंग अपफ्रंट अमाउंट वगैरह जो भी आएगा वो सब एग्जेम्प्ट है। लीजिंग ऑफ एसेट्स बाय IRFC टू इंडियन रेलवेज एग्जेम्प्ट। लीगल सर्विसेज RCM में कवर्ड है एज वेल एज मेगा एग्जेम्पशन में भी है, ठीक है। इधर देखो, legal services provided by an arbitral tribunal to any person other than business entity, ठीक है। अगर बिजनेस एंटिटी को प्रोवाइड कर रहे हैं एंड इफ बिजनेस एंटिटी का टर्नओवर इज लेस देन ₹20 lakhs और 10 lakhs, ठीक है, तो उस केस में इट विल बी एग्जेम्प्ट। अगर बिजनेस एंटिटी का टर्नओवर इज मोर देन ₹10 lakh 20 lakhs, उस केस में इट विल बी टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज एंड सच बिजनेस एंटिटी इज लायबल टू पे टैक्स। और आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल टू एनी गवर्नमेंट या गवर्नमेंटल अथॉरिटी, इट विल बी एग्जेम्प्ट। Next, services provided, legal services provided by individual firm of advocates or other than senior advocates to any individual firm of advocates providing legal services। मतलब एक लॉयर दूसरे लॉयर को या फिर एक लॉ फर्म दूसरे लॉ फर्म का लीगल सर्विसेज देता है तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी। लॉयर या फिर लॉ फर्म अगर किसी बिजनेस एंटिटी को लीगल सर्विस दे रहा है तो यू विल चेक कि बिजनेस एंटिटी का टर्नओवर क्या है, मोर देन 10 lakh 20 lakhs है तो इट विल बी टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज, सच बिजनेस एंटिटी विल पे टैक्स। लेस देन 10 lakh 20 lakhs है तो इट विल बी एग्जेम्प्ट। एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय लॉ फर्म और या फिर इंडिविजुअल लॉयर टू एनी अदर पर्सन। नेक्स्ट, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सीनियर एडवोकेट टू एनी अदर पर्सन अदर देन बिजनेस एंटिटी एग्जेम्प्ट, नो लिमिट। अगर बिजनेस एंटिटी को दे रहा है तो अगेन 10 lakh 20 lakhs से ज़्यादा है तो RCM लग जाएगा, बिजनेस एंटिटी विल पे टैक्स इन द रिवर्स चार्ज। 10 lakh 20 lakhs से कम है तो RCM नहीं लगेगा, इट विल बी एग्जेम्प्ट, ठीक है। नेक्स्ट, स्पॉन्सरशिप सर्विसेज तुम्हारा पॉइंट नंबर 4 RCM में कवर्ड है। RCM में क्या बोला है कि अगर रेसिपिएंट पार्टनरशिप फर्म, प्रोवाइडर कैन बी एनी पर्सन बट इफ द रेसिपिएंट इज पार्टनरशिप फर्म और बॉडी कॉर्पोरेट देन सच पार्टनरशिप फर्म और बॉडी कॉर्पोरेट विल पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज, अदरवाइज इट इज टैक्सेबल।
अंडर नॉर्मल चार्ज। ठीक है, इधर क्या बोला है, स्पॉन्सरशिप सर्विस एग्जेम्प्ट है। कौन सी स्पॉन्सरशिप? ओनली इफ अगर कोई इवेंट रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्टिंग इवेंट है और उस रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्टिंग इवेंट में अगर मैं स्पॉन्सरशिप दे रहा हूँ ना, तो ही वो एग्जेम्प्ट है, अदरवाइज वो एग्जेम्प्ट नहीं है। इट विल बी इधर टैक्सेबल अंडर नॉर्मल चार्ज और रिवर्स चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पर लिस्ट दी हुई है रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्टिंग इवेंट्स की, ये लिस्ट देख लेना। इसमें से अगर किसी इवेंट में मैंने स्पॉन्सरशिप किया है तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। आईपीएल कवर्ड नहीं है, आईपीएल इज नॉट योर रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्टिंग इवेंट, ध्यान रखना। नेक्स्ट स्किल डेवलपमेंट सर्विस है, एक बार देख लेना। सर्विसेज ऑफ असेसिंग बॉडीज एम्पेनल्ड सेंट्रली देख लेना एक बार। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण, कोई भी अगर भारी वर्ड दिखेगा ना तो एग्जाम में अगर कोई भी भारी वर्ड दिखता है तो 99% इट इज एग्जेम्प्ट, 99% वो एग्जेम्प्ट होता है। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन आर्टिस्ट इन म्यूजिक डांस थिएटर जिसका कंसिडरेशन इज लेस देन इक्वल टू ₹1,50,000। अगर 1,50,000 से कंसिडरेशन ज़्यादा है, या फिर अगर मैं म्यूजिक डांस थिएटर का कोई सर्विसेज एज अ ब्रांड एम्बेसडर परफॉर्म कर रहा हूँ तो एंटायर कंसिडरेशन इज टैक्सेबल। ठीक है, एक्सीडिंग 1,50,000 एंटायर कंसिडरेशन टैक्सेबल। नीचे ब्रांड एम्बेसडर, इट विल बी टैक्सेबल। अगर मैं कोई मॉडर्न आर्ट फॉर्म या डांस या थिएटर वगैरह दे रहा हूँ, या फिर मैं पेंटिंग स्कल्पचर वगैरह कर रहा हूँ, तो उसका भी कंसिडरेशन विल बी एग्जेम्प्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू। सिर्फ ये ही खाली फोक या क्लासिकल म्यूजिक डांस या थिएटर है तो ही वो एग्जेम्प्ट होगा, एंड दैट टू अगर उसका कंसिडरेशन लेस देन ₹1,50,000 है। ठीक है, पर इवेंट। नेक्स्ट सर्विसेज इन द फॉर्म ऑफ राइट टू एडमिशन टू वेरियस इवेंट्स। एंट्री नंबर 79 और 79A याद रख लेना कौन कौन से इवेंट है, क्योंकि इसके अलावा अगर कोई इवेंट है और उसमें अगर मैं एंट्री ले रहा हूँ ना, तो उसकी टिकट प्राइस इफ इट इज लेस देन इक्वल टू 500 तो ही वो एग्जेम्प्ट होगी, अदरवाइज इट विल बी टैक्सेबल। मतलब क्या, अगर मैं म्यूजियम जाना है, नेशनल पार्क जाना है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जाना है, टाइगर रिजर्व जाना है या फिर जू जाना है, तो उसका एंट्री अमाउंट कितना भी होने दे, 1000 रुपये भी होने दे, वो टिकट पे जीएसटी नहीं लगेगा। अगर मुझे कोई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, फॉर एग्जाम्पल ताजमहल अगर मुझे जाना है तो उसका एंट्री फीस भले ही 1000 रुपये हो तो भी मुझे जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन अगर मेरे को इन दोनों के अलावा, एंट्री नंबर 79 और 79A के अलावा अगर मुझे कहीं और जाना है, फॉर एग्जाम्पल कोई सर्कस हो गया, बॉम्बे सर्कस हो गया, कोई डांस फंक्शन हो गया, कोई थिएटरिकल परफॉर्मेंस हो गया, कोई अवार्ड शोज हो गए, उसमें अगर मेरे को एंट्री लेनी है एंड अगर उसका कंसिडरेशन इज लेस देन रुपीज़, मतलब टिकट प्राइस अगर 500 से या 500 से कम है तो ही वो एग्जेम्प्ट होगा, अदरवाइज इट विल बी टैक्सेबल। ठीक है, चल ये लिमिट याद रखना 500 की। एंट्री नंबर 82A अगेन फीफा रिलेटेड है। अगर तेरे को फीफा दिखता है, अंडर 17 दिखता है एंड विमेंस वर्ल्ड कप 2020 दिखता है तो इट विल बी एग्जेम्प्ट। एंट्री भी एग्जेम्प्ट है, एनीथिंग इन एंसिलरी इन रिलेशन टू सच सर्विसेज विल ऑल्सो बी एग्जेम्प्ट। ठीक है, रिकॉग्नाइज स्पोर्टिंग इवेंट क्या है वो तुमको यहाँ पर दिया हुआ है, कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है उसका भी लिस्ट दिया हुआ देख लेना। IPL इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड देयरफॉर इट विल बी टैक्सेबल विदाउट एनी लिमिट्स। ठीक है, नेक्स्ट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी AOPA और NPO। इसके अंदर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि सर्विसेज टू इट्स ओन मेंबर्स। अगर मैं किसी मेंबर को, अगर कोई अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी अपने मेंबर को सर्विस देता है बाय वे ऑफ रीइंबर्समेंट, ठीक है, अप टू एन अमाउंट ऑफ ₹7,500 पर मंथ पर मेंबर, देन सच सर्विसेज आर एग्जेम्प्ट। ठीक है, मोर देन 7,500 हुआ तो एंटायर कॉन्ट्रीब्यूशन विल बी टैक्सेबल। अगर किसी इफ वन पर्सन ओन्स 2 और मोर रेसिडेंशियल फ्लैट, अगर एक बंदे का 2 फ्लैट है या 2 से ज़्यादा फ्लैट है तो 7,500 पर मेंबर पर फ्लैट होगा, मतलब उस बंदे को टोटल 15,000 का एग्जम्पशन मिलेगा। समझ में आ गया? ये इंपॉर्टेंट है, ये एक बार ध्यान से देख लेना, एग्जाम में आ सकता है। इंटर लेवल पे तो फेवरेट क्वेश्चन है कि हाई चांसेस है आ जाएगा, फाइनल लेवल पे देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये लोग पूछ ले। ठीक है, तो ये एक बार पॉइंट ध्यान में रख लेना। नेक्स्ट, सर्विसेज अंडर एनी लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स्ड। अगर कोई अनइनकॉर्पोरेटेड AOB भी हुआ है, अगर कोई अपने मेंबर्स को सर्विस दे रहा है, ठीक है, फॉर एनी सर्विसेज जिसका वो मेंबरशिप फीस ले रहा है अप टू ₹1,000, देन सच फीस विल बी एग्जेम्प्ट। बियॉन्ड 1,000 है तो इट विल बी टैक्सेबल। ठीक है, नेक्स्ट ये जो टर्नओवर वाला है ना, ये टर्नओवर वाला नीचे GST ऑन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है। एनी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, तुमको सबसे पहले चेक करना है कि उसका टर्नओवर कितना है। अगर उसका टर्नओवर लेस देन 20 लाख है, दैट इज इफ द कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी इज नॉट लायबल टू रजिस्ट्रेशन, देन भले ही उसका चार्जेस 7,500 से ज़्यादा हो या 7,500 से कम हो, फर्क नहीं पड़ता, सच सर्विसेज विल बी एग्जम्प्ट इन एनी केस। लेकिन अगर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का टर्नओवर इज मोर देन 20 lakhs एंड
एंड तुमने जो फीस चार्जेस कलेक्ट किए दैट आर मोर देन 7,500, तो तुम्हारा सर्विसेज टैक्सेबल हो जाएगा, अदरवाइज इट विल बी एग्जेम्प्ट। इधर देख क्या दिया हुआ है, एनुअल टर्नओवर ऑफ RWA, टर्नओवर कितना है, मोर देन 20 lakhs, मंथली मेंटेनेंस चार्जेस कितना है, मोर देन 7,500, मोर देन 20 lakhs, मोर देन 7,500 charges exempt, no, it will be taxable. More than 20 lakhs, less than 7,500, it will be exempt, yes. Less than 20 lakhs, more than 7,500, it will be exempt, yes, because it is not liable to registration. अगर registration के लिए liable नहीं है तो वो tax भी pay नहीं करेगा. Less than 20 lakhs, less than 7,500, exempt. समझ में आ गया? तो एक बार ये भी ध्यान से देख लेना. ऊपर ये जो पॉइंट नंबर ABCD है, इसके अंदर वही एक्सप्लेन किया हुआ है. देख, ये जो मंथली लिमिट है ना ₹7,500 का, इस मंथली लिमिट में तुम्हारा कोई भी टैक्सेस वगैरह इंक्लूड नहीं होगा. दैट इज योर प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, वाटर टैक्स हो गया, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हो गया, ये सब कुछ भी इंक्लूड नहीं होगा. इट विल बी प्योर एंड प्योर मेंटेनेंस चार्जेस. नेक्स्ट, अदर एग्जाम्प्ट सर्विसेज. अदर एग्जाम्प्ट सर्विसेज में सबसे पहला है ट्रांसफर ऑफ गोइंग कंसर्न. ये अपन ने कहाँ पे देखा था, अगर तुमको याद हो तो कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई में शेड्यूल 2 अगर तुमको याद हो तो शेड्यूल 2 में पैरा 4 में पार्ट C, where a person ceases to be a taxable person, उसके पास जितना भी बिजनेस एसेट्स है, it is deemed that such business assets are sold or transferred in course of business. उसके दो एक्सेप्शन थे, ट्रांसफर्ड एज गोइंग कंसर्न एंड बिजनेस कैरिड ऑन बाय पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव. अगर तुमको रिकलेक्ट हुआ तो वो जो ट्रांसफर एज गोइंग कंसर्न है ना, वो गोइंग कंसर्न यहाँ पर कनेक्ट होता है, तो दैट इज एग्जेम्प्ट इवन इफ सच बिजनेस इज ट्रांसफर्ड एज स्लम सेल. ठीक है. ट्रांजिट कार्गो टू नेपाल एंड भूटान एग्जेम्प्ट. रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग्स फॉर रेसिडेंशियल पर्पज एग्जेम्प्ट, फॉर अदर पर्पज टैक्सेबल. होटल्स इन गेस्ट हाउस लॉजेस वगैरह हो गया, अकोमोडेशन सर्विसेज हो गई. इफ द वैल्यू इज लेस देन ₹1,000 देन एंटायर वैल्यू इज एग्जेम्प्ट. इफ इट इज ₹1,000 और मोर देन ₹1,000 देन एंटायर वैल्यू इज टैक्सेबल. ठीक है. वैल्यू ऑफ सप्लाई की बात क्यों यहाँ पे, पहले इट वॉज डिक्लेयर्ड वैल्यू, नाउ इट इज वैल्यू ऑफ सप्लाई. सप्लाई कितने में हो रहा है. नेक्स्ट, हायर सर्विसेज टू स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग मोर देन 12 मेंबर्स, मोर देन 12 पैसेंजर्स, देन इट इज टैक्सेबल. सॉरी, इट इज एग्जेम्प्ट. अदर डिपार्टमेंट दैट इज अदर देन स्टेट अंडरटेकिंग है, देन इट विल बी टैक्सेबल. इसके अंदर एक अमेंडमेंट भी आया हुआ है, इसको मार्क करना इंपॉर्टेंट है. सर्विसेज प्रोवाइडेड टू लोकल अथॉरिटी. एक इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेटेड व्हीकल EOV करके एक चीज़ होती है कि अगर मैं किसी लोकल अथॉरिटी को EOVs हायर पे देता हूँ तो उस केस में वो हायर चार्जेस पे GST नहीं लगेगा. अगर मैं किसी GTA को कोई हायर व्हीकल हायर पे देता हूँ तो उस पर भी GST नहीं लगेगा. मोटर व्हीकल अगर कोई मैं स्टूडेंट्स के या फिर स्टाफ के ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी के लिए अगर मैं कोई किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को मोटर व्हीकल देता हूँ तो उस पर भी GST नहीं लगेगा. ठीक है. नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ टोल चार्जेस. पेमेंट ऑफ टोल चार्जेस पे GST नहीं लगता है. इसके देख दो पार्ट हो सकते हैं. पहला तो टोल कलेक्शन, दूसरा हायरिंग समवन टू कलेक्ट द टोल. ठीक है. तो अगर मैं किसी को हायर कर रहा हूँ और वो हायर चार्जेस अगर मैं उसको दे रहा हूँ तो उस हायर चार्जेस पे GST लगेगा. लेकिन वो बंदा जिसको मैंने हायर किया है वो जो टोल कलेक्ट कर रहा है ना, तो उस टोल पे GST नहीं लगेगा. समझ में आ गया. नेक्स्ट, एंड पेमेंट ऑफ एन्युटी, उस पर भी GST नहीं लगता है. इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट्स, उस पर GST नहीं लगेगा. बाय इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी. देख, हावेवर अगर तुम्हारा जो यूटिलिटी है, ठीक है, डिस्कॉम्स जो है वो अगर ये सब चीज़ें, एप्लीकेशन फ़ी हो गया, रेंटल चार्जेस हो गया, टेस्टिंग फीस हो गया, लेबर चार्जेस हो गया, डुप्लीकेट बिल्स हो गए, तो इन सब ये अगर सर्विसेज दे रहा है ना तो इन सर्विसेज पे GST लग जाएगा. समझ में आ गया. इनके अलावा अगर प्योरली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सर्विस है तो उस पर GST नहीं लगेगा. समझ में आ गया. नेक्स्ट, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन इनक्यूबेटी अप टू अ टोटल टर्नओवर ऑफ 50 lakhs. ठीक है. इनक्यूबेटी अगर कोई सर्विस दे रहा है अप टू अ टोटल टर्नओवर ऑफ 50 lakhs तो उस केस में उन सर्विसेज पे GST नहीं लगेगा. लेकिन इसकी कंडीशन क्या है, पहला कि उसके टर्नओवर हैज नॉट एक्सीडेड ₹50 lakhs इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, मतलब प्रीवियस ईयर में 50 लाख से कम टर्नओवर होना चाहिए. एंड दूसरा, अगर वो एज एन इनक्यूबेटी गया है किसी कॉन्ट्रैक्ट में तो वो कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म नहीं, तो कॉन्ट्रैक्ट के 3 साल ख़त्म नहीं होने चाहिए. ठीक है. तो इनक्यूबेटी और इनक्यूबेटर वाला अगर सम आता है तो तुमको क्या ध्यान रखना है, अप टू 50 lakhs एग्जाम्प्ट. कंडीशन क्या है, प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में टर्नओवर 50 lakhs होना चाहिए एंड 3 years हैव नॉट बीन elapsed फ्रॉम डेट ऑफ एंटरिंग द कॉन्ट्रैक्ट और अग्रीमेंट. फिर क्या है, लाइसेंसिंग, रजिस्ट्रेशन, एनालाइजिंग, टेस्टिंग हो गया. FSSI अगर कोई सर्विस दे रहा है तो फूड बिजनेस ऑपरेटर्स तो उस केस में भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा.
कलेक्टिंग प्रोवाइडिंग न्यूज़ रिलेटेड है तो एग्जेम्प्ट है, पब्लिक लाइब्रेरीज है तो एग्जेम्प्ट है, बिजनेस एग्जीबिशन हेल्ड आउटसाइड इंडिया है तो भी एग्जेम्प्ट है, इररिस्पेक्टिव ऑफ तुमको पैसे कहाँ मिल रहे हैं, स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल्स एग्जेम्प्ट है, वेजिटेबल्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स रिलेटेड कोई भी सर्विस है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी। फिर कोल्ड चेन डेवलपमेंट फैसिलिटीज़ है डिससेमिनेशन की, वो भी एग्जेम्प्ट है, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन एग्जेम्प्ट है, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अंडर RTI एक्ट, RTI तुम्हारा राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, ठीक है। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत अगर तुमको कोई सर्विस प्रोवाइड हो रही है तो उस सर्विस के लिए अगर कोई चार्जेस ले रहे हो तो उस चार्जेस पे GST नहीं लगेगा। नेक्स्ट तुम्हारा क्या, सर्विसेज प्रोवाइडेड सर्विसेज प्रोवाइडेड टू अ रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी, ठीक है। अनरिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी को अगर कोई सर्विस दे रहा है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी को अगर ऑन फील्ड सर्विस दे रहे हो, ऑन फील्ड सर्विस मतलब एज अ प्लेयर हो गया, एज अ बैट्समैन हो गया, एज अ बॉलर हो गया, एज एन एम्पायर हो गया, एज अ कोच हो गया, तो ये सर्विसेज एग्जेम्प्ट हो जाएगी। ऑफ फील्ड सर्विसेज है, ऑफ फील्ड सर्विस मतलब तुम्हारा जो क्लोजिंग सेरेमनी होता है मैच के बाद, वो क्लोजिंग सेरेमनी में जो माइक पकड़ के आते हैं इंटरव्यू लेते हैं वो हो गए, कॉमेंटेटर्स हो गए, तो इन सब की सर्विसेज एग्जेम्प्ट नहीं होगी, ठीक है। सिलेक्टर्स, कमेंटेटर्स, क्यूरेटर्स, टेक्निकल एक्सपर्ट्स ऑफ द फील्ड जो भी है वो सारी सर्विस टैक्सेबल हो जाएगी। लेकिन ऑन फील्ड जो भी है, रेफरी हो गया, एम्पायर हो गया, कोच हो गया, तुम्हारा प्लेयर्स हो गए, वो सब एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ऑपरेटर ऑफ कॉमन बायोमेडिकल फैसिलिटीज़ है, एग्जेम्प्ट है। पब्लिक कन्वीनियंसेस है, मतलब तुम्हारा जो यूरिनल्स वगैरह हो जाते तो वो भी एग्जेम्प्ट है, उस पर भी GST नहीं लगता। लिस्ट ऑफ सर्विसेज एग्जेम्प्ट फ्रॉम IGST, अभी जो आ रही है ना, अभी देख सर्विसेज एग्जेम्प्ट फ्रॉम IGST, सबसे पहले ये बात, गुड्स अगर मैं IGST स्पेसिफिकली IGST कब लगेगा कि भाई कुछ भी हो जाए IGST ही लगना है, तो दैट इज़ इन केस ऑफ इम्पोर्टेशन ऑफ सर्विस। अगर मैं कोई सर्विस इंपोर्ट करता हूँ तो उस पर IGST लगता है, RCM लग जाएगा, ठीक है। लेकिन सारी की सारी इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज टैक्सेबल नहीं होगी। कौन कौन सी सर्विस ऐसी है जो एग्जेम्प्ट होगी उसकी यहाँ पर लिस्ट दी हुई है, तो वो अपन देख लेते हैं। देख सबसे पहला क्या है, सप्लायर इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में अगर सप्लायर है तो बाय डिफॉल्ट इफ द रेसिपिएंट इज इन इंडिया देन इट विल बी इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस, ठीक है। अभी देख रेसिपिएंट कौन है, अगर रेसिपिएंट इज गवर्नमेंट और एनी इंडिविजुअल, वो सर्विस क्या ले रहा है, एनी सर्विसेज इफ इट इज नॉट रिलेटेड टू ट्रेड और बिजनेस। अगर सप्लायर इंडिया के बाहर है, रेसिपिएंट गवर्नमेंट है या फिर कोई इंडिविजुअल है, एंड अगर वो कोई सर्विस इंपोर्ट कर रहा है विच इज नॉट इन रिलेशन टू इट्स बिजनेस, देन सच सर्विसेज आर एग्जेम्प्ट, ठीक है। नेक्स्ट रेसिपिएंट कौन है, तुम्हारा ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA। सर्विस क्या है, चैरिटेबल एक्टिविटी, चैरिटेबल एक्टिविटीज है तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। थर्ड रेसिपिएंट कौन है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अदर देन प्री स्कूल और हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। सर्विसेज क्या है, तुम्हारी सर्विसेज इज सप्लाइंग ऑफ ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल, तो उस केस में दैट सर्विस विल बी एग्जेम्प्ट। नेक्स्ट रेसिपिएंट कौन है, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। सर्विस क्या है, एनी सर्विस, मतलब क्या कि आउटसाइड इंडिया से आउटसाइड इंडिया अगर कोई भी सर्विसेज मैं दे रहा हूँ तो उस केस में इवन इफ आई एम एन इंटरमीडियरी तो वो सर्विस टैक्सेबल नहीं होगी, ठीक है। एग्जेम्पशन कब नहीं मिलेगा, व्हेन इट इज OIDR ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटा एक्सेस एंड रिट्रीवल सर्विसेज, और इट इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इन अ वेसल फ्रॉम आउटसाइड इंडिया अप टू कस्टम स्टेशन इन इंडिया, ठीक है। तो इसमें एग्जेम्पशन नहीं लगेगा। नेक्स्ट सप्लायर इज आउटसाइड इंडिया, रेसिपिएंट इज RBI। व्हेन द सप्लायर इज आउटसाइड इंडिया एंड रेसिपिएंट इज RBI, तो ये क्या हो जाता है, सर्विस इज प्रोवाइडेड टू RBI। कौन सा सर्विस, मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, फॉरेक्स रिजर्व्स मैनेजमेंट सर्विस है प्रोवाइडेड टू RBI बाय एनी सप्लायर आउटसाइड इंडिया, सच सर्विसेज आर एग्जेम्प्ट। इसके अलावा एनी सर्विसेज प्रोवाइडेड टू RBI इट विल बी टैक्सेबल, एनी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय RBI इट विल बी एग्जेम्प्ट, ठीक है। नेक्स्ट सप्लायर कौन है, टूर ऑपरेटर इन इंडिया। रेसिपिएंट कौन है, आउटसाइड इंडिया। टूर कहाँ का है, आउटसाइड इंडिया। अगर रेसिपिएंट बाहर का है और टूर भी बाहर का है तो सच सर्विसेज विल बी एग्जेम्प्ट, ठीक है। नेक्स्ट सप्लायर कौन है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ पर्सन इन इंडिया। रेसिपिएंट कौन है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सेम पर्सन आउटसाइड इंडिया। तो ये क्या हो जाता है, इट इज़ एज गुड एज एक्सपोर्ट। इंडिया से मैं कोई सर्विस इंडिया के बाहर दे रहा हूँ तो वो एक्सपोर्ट में माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सप्लायर कौन है, आउटसाइड इंडिया। रेसिपिएंट कौन है, यूनाइटेड नेशंस हो गया, स्पेसिफाइड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो गए। सर्विस क्या है, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस फॉर ऑफिशियल यूज़, तो उस केस में वो भी एग्जेम्प्ट हो जाएगी। सप्लायर आउटसाइड इंडिया, रेसिपिएंट फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशंस, अगेन तुम्हारे एम्बेसीज वगैरह हो जाते हैं, उसके जो ऑफिसर्स है वो अगर कोई सर्विस इंपोर्ट करते हैं तो वो भी एग्जेम्प्ट हो जाएगी।
अदर एग्जामेशन, ये जो अदर एग्जामेशन वाला पार्ट है ना, ये सीए इंटर वालों को एप्लीकेबल नहीं है। तो सीए इंटर वाले कैन क्लोज द वीडियो हियर इटसेल्फ। तुम्हारा वीडियो यहीं पे खत्म हो जाता है, मेगा एग्जामेशन चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। अदर एग्जामेशन वाले सर्विसेज आर एप्लीकेबल फॉर फाइनल लेवल, ठीक है। फाइनल लेवल हो गया, प्रोफेशनल लेवल हो गया, उनके लिए एप्लीकेबल है। इंटर लेवल वालों के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। चलो इंटर वालों, ऑल द बेस्ट एंड स्टडी हार्ड। तुम्हारा यहीं पे खत्म हो जाता है। विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। फाइनल वाले विल कंटिन्यू अदर एग्जामेशन। अदर एग्जामेशन क्या बोलते हैं? सबसे पहले इंटरस्टेट सप्लाईज। इंटरस्टेट सप्लायर कौन है? एनी अनरजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है। रेसिपिएंट कौन है? एनी पर्सन हु इज डिडक्टिंग टीडीएस अंडर सेक्शन 51। तो उस केस में सच सर्विसेज शैल बी एग्जम्प्ट। लेकिन इसकी कंडीशन है। कंडीशन क्या है? द पर्सन हु इज डिडक्टिंग टीडीएस इज नॉट लायबल टू रजिस्ट्रेशन अदर देन बाय वे ऑफ सेक्शन 24। वो सेक्शन 24 में अगर मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल है तो ही ये सर्विस एग्जम्प्ट होगी। अगर वो सेक्शन 22 में रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हो जाता है, दैट इज टर्नओवर लिमिट्स में, तो ये सर्विस एग्जम्प्ट नहीं होगी, ठीक है। इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस, सप्लायर आउटसाइड इंडिया, रेसिपिएंट कौन है तुम्हारा? एनी यूनिट और डेवलपर इन एसईसी। तो सच इंपोर्टेशन विल नॉट बी लायबल टू जीएसटी। थर्ड, सेंट्रल गवर्नमेंट शेयर ऑफ प्रॉफिट्स इन पेट्रोलियम इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी। अगर कोई पेट्रोलियम्स वगैरह है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का भी प्रॉफिट में शेयर है, तो उस प्रॉफिट का जो भी उस शेयर प्रॉफिट जो भी प्रॉफिट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट को मिल रहा है, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। IGST exempted to the extent it is paid on the consideration attributable to the royalty and license fee। अगर कोई रॉयल्टी एंड लाइसेंस फी है, ठीक है, जो ट्रांजेक्शन वैल्यू में इंक्लूडेड है अंडर कस्टम वैल्यूएशन, कस्टम वैल्यूएशन के ट्रांजेक्शन वैल्यू में अगर कोई रॉयल्टी या फिर लाइसेंस फी इंक्लूडेड है, तो उस पर जो भी IGST है वो IGST एग्जम्प्ट हो जाएगा, उस पर GST नहीं लगेगा, ठीक है। चल इसी के साथ तुम्हारा भी मेगा एग्जामेशन यहीं पे ख़त्म हो जाता है। जो जो इंपॉर्टेंट एंट्रीज मैंने मार्क करवाई थी एटलीस्ट उतनी देख के चले जाना, ठीक है। चलो गाइस, अडियोस एंड हैव अ नाइस डे, बाय।